everyone, and you're welcome on my channel Har Ghar English. Today we will discuss now Aristotle Poetics. Yeah, this is the terminology of English literature, Aristotle Poetics. ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। अगर आप पीजी सेमेस्टर में कहीं से भी आप इनरोल हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आपके लिए ये टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टर्म के ऊपर बाकायदा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एमसीक्यूज स्ट्रक्चर्स क्वेश्चन इसके ऊपर बनाए जाते हैं और यही क्वेश्चंस पुटअप भी किए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा, ताकि आपके लिए ये सेशन और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसके थ्रू इस टर्म्स को समझ भी लेंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन फॉर्म में मैंने यहाँ पर, एक शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया है। अरिस्टोटल्स पोएटिक्स। पहले हम डेफिनेशन को देखेंगे। Definition of tragedy. Aristotle defines tragedy as an imitation of an action that is serious, complete and of certain magnitude. Aristotle define करते हैं ट्रेजेडी को एक इंटीमेशन के थ्रू। इंटीमेशन किसका है? एक्शन का, जो कि बहुत ज़्यादा गंभीर है, मतलब बहुत सीरियस एक हमारे पास टॉपिक होता है या एक सीरियस हमारे पास प्लॉट होता है, जो कि पूरी तरीके से निश्चित रूप से मैग्नीट्यूड होता है। इन पोएटिक लैंग्वेज मीन्ट टू इवॉक पिटी एंड फियर एंड लीड टू कैथारसिस। इसका मतलब ये है कि इस तरह की चीज़ें जिस प्लॉट के अंदर होंगी तो उससे क्या होगा? पिटी वॉक होगा, फियर होगा, डर होगा और दया की भावना उत्पन्न होगी और साथ ही दुख होगा। इमोशनल प्यूरिफिकेशन होगा, यानी जो हमारी सच्ची भावनाएं हैं वो सामने निकल करके आती हैं। तो ये है इसकी डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी। अरिस्टोटल पोएटिक्स के अंदर ये सब आएगा। पहला आएगा डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी। तो अब आप इसको समझिएगा कि ट्रेजेडी की क्या डेफिनेशन अरिस्टोटल ने दी। अरिस्टोटल डिफाइंस ट्रेजेडी एज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड इन पोएटिक लैंग्वेज मीन्ट टू इवोक पिटी एंड फियर एंड लीड टू कैथारसिस, इमोशनल प्यूरिफिकेशन। अंडरस्टूड? नंबर 2, एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। ही आइडेंटिफाइज 6 की एलिमेंट्स। ट्रेजेडी के एलिमेंट्स की बात की जाए तो हम इसको देखते हैं कि हमारे पास 6 की एलिमेंट्स होते हैं जो कि इसको आइडेंटिटी देते हैं। किसको आइडेंटिटी देते हैं? ट्रेजेडी को देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो की है इसका वो है प्लॉट। प्लॉट मीन्स माइथोस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट मस्ट हैव ए क्लियर बिगनिंग, मिडल एंड एंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि शुरुआत से ही एकदम क्लियर होना चाहिए, मिडल और अंत तक। शुरुआत से एकदम स्पष्ट हो, मिडल में स्पष्ट हो और अंत में भी उस प्लॉट का स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे ट्रेजेडी एलिमेंट की एक रिक्वायरमेंट है कि प्लॉट हमारा कैसा होना चाहिए? शुरू से लेके अंत तक एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट हो। सेकंड, कैरेक्टर्स, इथोस। द प्रोटोगोनिस्ट शुड बी नोबल बट फ्लॉड, हेमार्शिया और ट्रेजिक फ्लॉ। प्रोटोगोनिस्ट जो कैरेक्टर है उसे बहुत ही सम्मानित होना चाहिए, जो कि दुख के साथ बट फ्लॉट, लेकिन वो क्या हो? दुख से घिरा हुआ हो जाएगा आगे चल करके, जिससे हेमार्शिया और ट्रेजिक फ्लॉ जो है ऑरिजिन होगा, मतलब वो उत्पन्न होगा, हेमार्शिया और ट्रेजिक फ्लॉ। तो कैरेक्टर का, हमारे जो प्रोटोगोनिस्ट कैरेक्टर है खासतौर से, उसका एक नोबल पर्सन होना ज़रूरी है जिसे दुख से घिरा हुआ दिखाया गया हो। नंबर 3, थॉट, डायनिया, द थीम और मैसेज बिहाइंड द प्ले। आपका जो थॉट है प्लॉट के पीछे, क्योंकि एक थॉट काम करता है, तो थीम आपकी कैसी होनी चाहिए कि कुछ उस प्ले के पीछे कोई मैसेज दिया जा रहा हो। जो थीम है वो इस तरीके से एक्सप्लोर की गई हो कि प्ले के पीछे कोई मैसेज ज़रूर हो। डिक्शन, शैली कैसी होनी चाहिए? डिक्शन मतलब लेक्सिस, द यूज़ ऑफ लैंग्वेज एंड स्टाइल। डिक्शन में आप अच्छे से समझ लीजिए, लैंग्वेज और स्टाइल को हम जहाँ पर यूज़ करते हैं अपनी किसी, चाहे वो पोएटिक फॉर्म में करें और चाहे हम किसी प्ले के उसके अंदर करें, तो हमारा वो चीज़ कहलाती है डिक्शन, जहाँ पे हम लैंग्वेज और स्टाइल का ध्यान रखते हैं। थॉट हमारे थीम हो जाते हैं। चलिए, मेलोडी। मेलोडी से आप समझ ही रहे होंगे ये कैसा म्यूजिकल एलिमेंट्स होता है जो कि प्ले में होना बहुत ज़रूरी है। मेलोडी मतलब मेलॉस, द म्यूजिकल एलिमेंट्स ऑफ द प्ले, यानी म्यूजिकल एलिमेंट जो जगह जगह पे हमें ये एहसास कराते हैं कि कहाँ पे दुख कम है, कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ जो है वो ह्यूमरस है। तो ये सारी चीज़ें मेलोडी से अच्छे से फील होती हैं। स्पेक्टिकल ऑप्सिस, स्पेक्टिकल कहा जाता है दर्शकों को। द विजुअल इफेक्ट्स लीस्ट इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। अरिस्टोटल के अनुसार हमारे जो विजुअल इफेक्ट्स है स्पेक्टिकल के ऊपर, यानी जो हमारा दिखाने का जो नज़रिया है किसी भी चीज़ को, वो ऐसा होना चाहिए कि उसका प्रभाव हमारे जो ऑडियंस है उसके ऊपर सीधा पड़े।
तो ये बहुत ही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट होता है जो कि हमारी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस्ड करता है। स्पेक्टिकल ऑप्सिस द विजुअल इफ़ेक्ट्स, देखने में सामने से हमें जो दृश्य दिखाए जा रहे हैं वो वाकई एक ऑडियंस के ऊपर इम्पैक्ट डालते हुए दिखाई दें। नंबर थर्ड आ जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ ए ट्रेजिक प्लॉट। ट्रेजिक प्लॉट का स्ट्रक्चर आप किस तरह से प्रिपेयर करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, पेरिपेशिया, ए सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य का अचानक से उलट जाना। पेरिपेशिया है ट्रेजिक प्लॉट में, ये स्ट्रक्चर आपको डालना पड़ेगा। पेरिपेशिया का अचानक से भाग्य का उलट जाना मतलब कोई भी ऐसी दुर्घटना हो जाना कि उसके बाद से फिर कभी कोई सुख उस जो हमारा प्रोटोगोनिस्ट कैरेक्टर है उसको कोई जो है खुशी ना मिले, बस उसके बाद उसकी ज़िंदगी में दुख ही दुख स्टार्ट हो जाए। एनेग्रोसिस, द मोमेंट ऑफ रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन, एक ऐसा मोमेंट, रिकॉग्निशन का एक ऐसा मोमेंट जो बहुत ज़्यादा फील किया जाए, एहसास किया जाए, जिसको रियलाइज़ किया जाए। तो ऐसे मोमेंट ऑफ रिकॉग्निशन को या हम जिसको बहुत ज़्यादा एहसास करें, रियलाइज़ करें, वो स्ट्रक्चर ट्रेजिक प्लॉट में होना बहुत ज़रूरी है। तो एनेग्रोसिस उसी के लिए ये टर्म यूज़ की जाती है। कैटास्ट्रॉफ, द फाइनल डाउनफॉल ऑफ द हीरो, और अंततः हीरो का पूरी तरीके से पतन हो जाना, डाउनफॉल हो जाना। नंबर फोर, कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रेजिक हीरो। द ट्रेजिक हीरो इज अ नॉबल कैरेक्टर विद अ फ्लेयर, हेमार्शिया, लीडिंग टू देयर डाउनफॉल। ट्रेजिक हीरो का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए नंबर फोर पर? ये सब एरिस्टोटल बता रहे हैं अपनी टर्म्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एरिस्टोटल ने जो ट्रेजिडी को डिफाइन किया उसके ऊपर ये सब किए उन्होंने एलिमेंट्स यहाँ पर यूज़ किए हैं, जिसमें आ रहा है नंबर फोर पर कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रेजिक हीरो। तो एक ट्रेजिक हीरो का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? द ट्रेजिक हीरो इज ए नॉबल कैरेक्टर विद ए फ्लॉ, हिमार्शिया। ट्रेजिक हीरो को एक नॉबल कैरेक्टर होना चाहिए जो कि दुखों से घिरा हुआ हो, लीडिंग टू देयर डाउनफॉल, जो लास्ट में ले जा करके उसका पतन कर दे। देयर फैट शुड बी डिजर्व येट इवॉक सिंपैथी, उसके भाग्य को लेकर के जो ऑडियंस है उसके अंदर सिंपैथी पैदा हो जाए, ऐसा कैरेक्टर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा या इस तरह का प्लॉट आपको वीविंग करना पड़ेगा, मीन्स बुनना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो हमारा ट्रेजिक हीरो कैसा हो? नॉबल कैरेक्टर हो, फ्लॉ हो, उसके अंदर ट्रेजिक फ्लॉ हो, हेमार्शिया हो, लीडिंग टू देयर डाउनफॉल हो, देयर फेट शुड बी डिजर्व येट इवॉक सिंपैथी, लास्ट तक आते आते सबको उससे सिंपैथी होना ज़रूरी है। नंबर फाइव, डिफरेंस बिटवीन ट्रेजेडी एंड इपिक पोइट्री। ट्रेजेडी और इपिक पोइट्री में क्या डिफरेंस है? While both are serious literary forms, tragedy is more focused and intense, performed in a dramatic setting, whereas epic poetry, example the Iliad, is a long narrative meant for reading. हालांकि दोनों ही बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, while both are serious literary forms, दोनों ही सीरियस लिटरेरी फॉर्म्स में आती हैं, ट्रेजेडी और इपिक पोइट्री। लेकिन ट्रेजेडी बहुत ज़्यादा फोकस करती है और बहुत ज़्यादा केंद्रित करती है दुख को, जबकि अगर हम ड्रामेटिक सेटिंग की बात करें तो ट्रेजेडी पूरी तरीके से ड्रामेटिक सेटिंग को परफॉर्म करते हुए दिखाई देती है और पूरी तरीके से जो उसका फोकस होता है वो इंटेंस परफॉर्म्ड ड्रामेटिक सेटिंग के ऊपर होता है। जबकि अगर हम एपिक पोइट्री की बात करें तो ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम की तरह होती है जिसको पढ़ने के लिए लिखा जाता है। जैसे एक फॉर एग्जांपल इन्होंने द इलियाड का दिया है, ये एपिक पोइट्री है। तो एपिक पोइट्री क्या है? एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है जो कि पढ़ने के लिए ही बनाई गई है, यानी उसको पढ़ा जाए, रीडर उसको मिले और रीडर उसको पढ़ें। लेकिन अगर हम बात करें ट्रेजेडी की तो ट्रेजेडी का पूरा फोकस होता है कि उसे परफॉर्म किया जाए, ड्रामेटिक सेटिंग की जाए और पूरा इंटेंशनली उसका यही हो कि उससे जो है हमें जो हमारे स्पेक्टिकल्स हैं, जो हमारे ऑडियंस है, वो पूरी तरह कनेक्ट फील करे। ये सब आपको इसमें देखने को मिलेगा, दोनों के बीच में डिफरेंस। लिटरेरी सिग्निफिकेंस, Poetics laid the foundation for classical and modern literary criticism। ठीक है, आज के ज़माने की अगर हम बात करें तो इस क्लासिकल फाउंडेशन में जिसमें कि पॉलिटिक्स लेड है बहुत ज़्यादा ही, तो मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा है। इन्फ्लुएंस्ड प्ले राइट्स लाइक शेक्सपियर, सोफोकल्स एंड मॉडर्न ड्रामेटिस्ट। सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ा तो इस वाली जो टर्म्स का, जिसमें हम कह रहे हैं ना अरिस्टोटल पॉलिटिक्स, इस टर्म्स का सबसे ज़्यादा लिखने वाले थे शेक्सपियर, सोफोकल्स और मॉडर्न ड्रामेटिस्ट आजकल इसके ऊपर लिख रहे हैं। इट्स प्रिंसिपल्स आर स्टिल अप्लाइड इन स्टोरी टेलिंग, फिल्म एंड लिटरेचर टुडे। इसके सभी सिद्धांत अप्लाई किए जाते हैं कहानी को कहने में,
फिल्म को बनाने में, लिटरेचर में जो कि आजकल मॉडर्न लिटरेचर है आज के ज़माने का, उसके अंदर इसके सारे सिद्धांतों का यूज़ किया जाता है। तो ये है आपका अरिस्टोटल ट्रेजेडी। अंडरस्टूड? उसने कहा है कि लिटरेरी सिग्निफिकेंस बताइए, मतलब आज के टाइम में इसकी उचितता, तो जाहिर सी बात है कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ये सिग्निफिकेंस है। लोग जो लिटरेचर से कनेक्ट हैं वो इसका यूज़ कर रहे हैं इस टर्म्स का, और इस टर्म के थ्रू अपने प्लॉट को स्ट्रक्चर कर रहे हैं, अपनी स्टोरीज़ बना रहे हैं, स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं। और जो आज का लिटरेचर है वो इसको क्या कर रहा है, वो इसको कहीं ना कहीं फॉलो कर रहा है। अंडरस्टूड? तो ये था आपकी ये टर्म्स अरिस्टोटल पॉलिटिक्स। आई थिंक आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे इस पूरी टर्म्स को। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है फॉर योर एग्जामिनेशन। खास तौर से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका यहाँ पर प्रिपेयर हो रहा है, तो आप बहुत आराम से एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करिए, और ये आएगा ज़रूर। 100% श्योर है कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो और चाहे आपका सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब यहीं पर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।